नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको विदित है, TLD क्लासेस द लास्ट डेज क्लासेस में हम सभी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करवाते हैं और साथ ही जो सिविल सर्विसेज वाले एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए विशेष पाठ्यक्रम चला रहे हैं। जैसे UPSC, MPPSC और अदर स्टेट PSCs के एग्ज़ाम्स के लिए हम NCERT को पढ़ा रहे हैं। साथ ही MPPSC और UPSC के लिए अदर्स जो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन हैं दोनों में, उनको पढ़ाएंगे, है ना। और जब भी MPPSC का जो प्रीलिम्स 2022 का एग्ज़ाम्स आएगा उसके कुछ दिनों पहले, मतलब कुछ महीने पहले, हम आपको क्या पढ़ाएंगे, MPPSC की जो GS है उसको कंप्लीट करा देंगे, या कुछ दिन बाद में। अभी से हम थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम पहले क्या कर लें, NCERT को कंप्लीट कर लें, देन उसके बाद देखते हैं और अगला सब्जेक्ट क्या होगा, आपकी क्वारी क्या होगी, उस हिसाब से हम कंप्लीट कराते रहेंगे। तो इस संदर्भ में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, NCERT 6 to 12, जिसमें मैं 6 क्लास की ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है, जिसमें 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। क्या है? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। देखिए, चैप्टर से ही समझ में जाता है हमें क्या पढ़ना है, किन विषयों पर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, साथ ही कितने आयामों में पढ़ना है, कितने डीप जाना है, किन टॉपिक्स को छोड़ना है, किन को पढ़ना। ये अगर हम UPSC और MPPSC के सिलेबस को एक बार देख लें तो उससे हमें कहीं ना कहीं एक आइडिया लग जाता है। तो इसके लिए हमारी एक वीडियो है जो MPPSC और UPSC का सिलेबस दिया है, वो वीडियो देखें, देन उसके बाद आप डिवीज़न करके पढ़ें, ठीक, एक अपना शेड्यूल बना लें, ठीक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, जिससे से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अच्छे से उन्हें नॉलेज प्राप्त हो, ठीक। और आपको अगर कहीं भी समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट कर दें, तो मैं आप उसको भी देखूंगा क्या है आपकी क्वारी, उसके हिसाब से उसका निवारण करने की कोशिश करेंगे, ठीक। चलिए, तो जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा है नहीं, है ना। जल्दी फास्ट फास्ट पढ़ेंगे और इसे ख़त्म कर देंगे। चलो, पेन ले लें। इससे पहले अपन, ये रहा पेन। चलो, चैप्टर नंबर 5 है, ठीक। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल हैं। स्टार्ट करते हैं, फास्ट रीडिंग करेंगे, उसके बाद समझेंगे, ठीक। पढ़ने का तरीका आपको पहले जो पहले वीडियो बना चुके हैं उन वीडियोस में पता चल ही गया होगा। जूनियर बच्चे हैं जो मतलब 6 to 10th क्लास में अभी हैं, तो वो लोग क्या करें, पेन कॉपी लेके बैठें। जो सीनियर हैं वो भी शायद कॉपी पेन लेके बैठ सकते हैं, ठीक। नहीं तो एक रफ पेज ले लें, उसमें आप क्या करें, जो मैं शब्द बताऊंगा उन्हें लिखते जाएं, क्योंकि PSC और UPSC में ऐसा होता है, NCERT की सीधी सीधी लाइनें रख दी जाती हैं और उनसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या NCERT की लाइन रख दी, उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन बता दिए और उनके हिसाब से हमें आंसर देना पड़ेगा, ठीक। तो ये NCERT बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और UPSC में तो सीधे मेंस क्वेश्चन, मेंस में NCERT के बेसिस पे ही क्वेश्चन लिखने को आते हैं, हाँ। अगर आप UPSC के जो ओल्ड पेपर देखोगे, अनसॉल्व देखोगे, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। चलो, इसको जल्दी स्टार्ट कर दूँ। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रहता है क्योंकि जीवन के लिए
आवश्यक तत्व भूमि तथा हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। चलो, क्या क्या है आवश्यक तत्व, क्या क्या है? ठीक, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के तीनों महत्वपूर्ण घटक आसपास में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। लिखिए, भूमंडल क्या है? पृथ्वी का ठोस भाग भूमंडल कहलाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन लिखो यहाँ से। जहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। अच्छा, वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? ये गैस तो लिख ही लो आप, ये जरूरी है। ठीक, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल क्या है? जो जलीय भाग है उसे क्या कहा गया? जलीय मंडल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं वाष्प सम्मिलित हैं। चलो, यहाँ अपन देखो, जल यानी वाटर की, जल की कितनी अवस्थाएं हैं? बर्फ, जल और वाष्प, है ना? चलो ठीक है, इसको पढ़ लो पहले। अच्छा, इसको पहले कंप्लीट कर लें। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। क्या जीवमंडल क्या है? देखिए, चलो अपन एक डायग्राम बना लें, इधर बनाते हैं। देखो, ये रहा अपना वाटर, ये अपना तालाब, ये रहा मैदान, ये मछली है। चलो, ठीक, ये मछली है इसमें। ये अपने तालाब हो गए, और ये मान लीजिए ये रहे अपने इधर, ऐसी भूमि इधर आ जाएगी, ये रहे पहाड़। ठीक, ये रहे पंछी, ये रहा अपना सूर्य। ठीक, तो क्या बोल रहे हैं? एक सीमित क्षेत्र है जहाँ, देखिए, स्थल ये हो गया, जल ये हो गई, और हवा ये चल रही है। ठीक, और ये पहाड़, तो ये तीनों मिला के, इनको सभी को मिला देंगे तो क्या बनता है? जीवमंडल। चलिए इधर देखते हैं, ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं अपने। शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा में लीथस का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प। ये लिख लीजिए, हाँ, ये वाले, ये सब लिखिए। यूडर का अर्थ है जल, वायुस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? चलिए, आप काम करते रहिए। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा इरेज कर लो। भूमंडल क्या है? भूमंडल अभी ऊपर डेफिनेशन लिखी थी, उसको लिखे हैं। चलो, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। बना किससे है? मिट्टी की पतली परतों से हैं, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी भाग? हम्म, चलो देख लें। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है तथा बड़े जलाशय को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है।
तो पहला भाग क्या हो गया, महाद्वीप। ये दूसरा, देखिए ये पहला नंबर का ये हो गया, और दूसरा ठीक। चलो, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थल भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। चलो अभी देखते हैं। हाँ, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। देखिए, मान लीजिए ये समुद्र हो गया। हाँ, ऐसे ये कॉन्टिनेंट हो गया, ये मान लीजिए ये कॉन्टिनेंट हो गया। ये समुद्र, ये समुद्र। जब भी अपन ऊंचाई नापेंगे तो कहाँ से, यहाँ से नापते हैं, यहाँ से समुद्र के तल से। ठीक, चलो आगे चलो। ये डायग्राम देख रहे हैं आप। इस डायग्राम में देखिए, ये समुद्र हैं, ये सभी समुद्र हैं। ये हिंद महासागर हो गया, ये अटलांटिक महासागर हो गया है, दक्षिणी महासागर हो गया, आर्कटिक महासागर हो गया। इधर जाएंगे तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। हाँ, ये अरब सागर हो जाएगा। ठीक, और ये कॉन्टिनेंट्स हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, और एक और कहाँ है, ये 7। ठीक, ये अपने 7 वो हो गए। ठीक, और जब भी अपन ऊंचाई नापते हैं तो कहाँ, समुद्र तल से, है ना। जैसे मान लीजिए भारत की नापना है तो इधर से नाप लेंगे। हाँ, ठीक, ऐसे करके नापते हैं। चलो, चित्र 5.1 है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसको जूम कर लो। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8848, ठीक, मीटर ऊंचा है। हाँ, माउंट एवरेस्ट या हिमालय का एक भाग है, उससे क्या, माउंट एवरेस्ट। जो सबसे ऊंची, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एवरेस्ट। चल, विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का mariana गर्त है। कौन सी गर्त है, mariana गर्त। ठीक, गहराई लिख लो, इसकी गहराई लिखो, कितना गहराई कितनी है, ये देखो गहराई 110022। हाँ, मीटर। क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से कितनी अधिक हो सकती है। चलिए, इसको क्या करें, आप इसमें से 1100 में से इसको घटा दें। ठीक, जो भी आएगी तो वो कितनी, उससे जितनी, मान लीजिए अगर मान लीजिए 20 आ गई। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 20 अधिक। ठीक, तो इसको आप ऐसा करके देख सकते हैं। चलो आगे देख लो, महाद्वीप क्या है। अभी क्या पढ़ लिया अपन ने, भूमंडल। चलो महाद्वीप देख लो। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। ठीक, अपन ने चित्र में मैंने अभी आपको टिक करके दिखाई दिया था।
उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल पर बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। चलो एक बार और चित्र देख लें अपन। देखिए ये देख लिया, ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये पूरा दक्षिणी गोलार्ध है, ये अपना उत्तरी गोलार्ध है। ठीक, तो जो स्थल मंडल का अत्यधिक भाग कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, क्योंकि इस पे सबसे ज्यादा कॉन्टिनेंट्स हैं। ठीक, चलो ठीक, चलो आगे करते हैं। एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। ठीक, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है। ठीक, यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरोपिया यानी यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। इसको ध्यान रख लें, है ना। और कौन सा, ये वाला पर्वत याद रखें। हाँ, कौन सा, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत एशिया में, देखिए एशिया में भारत है। ठीक, उससे ऊपर चाइना, चाइना से ऊपर क्या है, रूस, रसिया। ठीक, और थोड़ा इधर चले जाओ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और इधर और ऊपर चले जाओगे तो क्या पड़ेगा तुम्हें, क्या पड़ेगा, यूरोप। हाँ, यूरोप महाद्वीप। तो दोनों को कौन सा पर्वत अलग कर रहा है, यूराल पर्वत। चलो ठीक, इसके लिए इतना काफ़ी है। हाँ, मैप एटलस लेके आप मैप खोल के बैठे, मैं जहाँ जहाँ बताता रहूँगा वो जल्दी से टिक करते जाओ। चलो यूरोप के बारे में पढ़ लो फास्ट। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। कौन सा, यूरोप। यूरोप एशिया से, चलो मैप में देख लो जल्दी, 1 सेकंड के अंदर मैप में देखो यार। ये रहा, देखिए यूराल पर्वत, ये दिख गया। ये रहा यूराल पर्वत, ये इंडिया, ये एशिया महाद्वीप। अब इसके बारे में पढ़ रहे हैं ना, ये रहा यूरोप। यूरोप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये अपना यूराल पर्वत इन दोनों को अलग अलग करता है। चलो जल्दी जल्दी चलो। एशिया का बहुत छोटा छोटा है, एशिया से बहुत छोटा है। ठीक, महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। आर्कटिक वृत्त जो अपन ने कौन से फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। ठीक, जब पृथ्वी के अपन विभिन्न उसके बारे में पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा था, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में पढ़ा है। ठीक, आर्कटिक वृत्त यहीं से गुजरता है। हाँ, यह 3 तरफ से जल से घिरा है। विश्व के मानचित्र को देखकर इसकी स्थिति का पता लगाइए, अपन ने देख लिया। चलो अफ्रीका के बारे में पढ़ लें। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विस्तृत वृत्त या 0 अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 को देखकर देखिए, आप पाएंगे कि यहाँ एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान, चलो सहारा सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म
है जो कि अफ्रीका में स्थित है। यहाँ महाद्वीप चारों तरफ से समुद्र एवं महासागरों से घिरा है। चित्र 5.1 से 1 में विश्व के मानचित्र को देखिए। आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए। अब बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत इसके किन किन भागों से होकर गुजरता है। चलो जल्दी से अपन मैप दोबारा देखें। ये रहा अपना, ये देखिए, ठीक, ये रहा अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। देखिए समुद्र से चारों ओर से घिरा है। ये समुद्र, तीन ओर से समुद्र से घिरा है। समझ गए। चलो इसके बाद क्या देखना है, इसकी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। नील नदी। ये देखिए, ये नील नदी रही। ये कौन सी रेखा है। मकर रेखा। ये 0 डिग्री, हाँ 0 डिग्री या विषुवत वृत्त, ये कर्क रेखा। ठीक, सॉरी, ये ऊपर वाली कर्क, ये नीचे वाली मकर, ये नीच का बीच वाला विषुवत वृत्त। हाँ सॉरी, हाँ विषुवत वृत्त कह सकते हो, है ना, या जीरो यामोत्तर। ठीक, और सबसे बड़ा था जो सहारा डेजर्ट है वो अपना देखिए यहाँ पे पाया गया है। ठीक, और इस वाले इलाके में सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है। ठीक, क्योंकि यहाँ सूर्य की किरणें, अपन ने उसमें देखा था, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कब, साल के 365 दिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ती रहती। चलो अब अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ये दोनों अमेरिका हैं, है ना, ये एंडीज पर्वत हो गया, ये रॉकीज पर्वत हो गया। और ये उनकी जल संधि हो गई। ठीक, ये इधर से समुद्र से घिरा हुआ। ठीक, ये देखिए ये वाला, ये समुद्र से घिरा। ठीक, इधर ये समुद्र से घिरा है, इधर ये उससे अटैच है। ये पूरा अमेरिका यहाँ तक ये। ठीक, चलो इसको छोटा कर लो, आगे बढ़ते रहो। अफ्रीका हो गया। उत्तरी अमेरिका, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका, यानी ऊपर वाला। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह है दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसका नाम है पनामा जल संधि। देखो मैंने बताया था अभी, पनामा जल संधि। चलो ये देखिए, इसमें डायग्राम है, अपन इधर डायग्राम के थ्रू देख लेंगे। कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं। चलिए, ठीक, ये अपनी कौन सी जल संधि हो गई, पनामा जल संधि। ठीक, ये वाली पनामा जल संधि। चलो थोड़ा जल संधि के बारे में पढ़ लें। जल संधि क्या होती है, स्थल का एक सकरा भाग होता है जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक, इधर देख लो, जल संधि पानी का सकरा भाग होता है जो दो बड़े जल राशि जैसे समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। ठीक, इधर देखिए अपने ये रहा अपना इंडिया, और ये श्रीलंका, दोनों को कौन सी जल संधि जोड़ती है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम बताओ। कौन सी जल संधि है, पाक जल संधि। लिख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं, पाक जल ठीक, चलो
अब दक्षिणी, ये रहा दक्षिणी, इसके बारे में पढ़ना। ये वाला दक्षिणी भाग है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन कौन से दो महासागर स्थित हैं, ये आपको बताना, कमेंट में बताइए। ठीक। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज मैंने बता दिया। अच्छा, एंडीज कहाँ पे, ये वाला देखिए, ये अपना एंडीज है। हाँ, सबसे लंबी है। ठीक। दक्षिण की ओर फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन, अमेजोन नदी। हाँ, अब डिस्कवरी पे चलता रहता है, अमेजोन नदी को बहती है। ठीक, चलो आगे देखो। ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ ले। हाँ, देखिए अपन ने किन 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 के बारे में पढ़ लिया। एशिया के बारे में पढ़ लिया, यूरोप के बारे में पढ़ लिया, और अफ्रीका के बारे में पढ़ लिया, और उत्तरी अमेरिका के बारे में पढ़ लिया, और दक्षिणी अमेरिका के बारे में पढ़ लिया। आप कौन से बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलो। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। चारों तरफ महासागरों से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। कौन सा, द्वीपीय। द्वीपीय क्यों कहा कहा गया है, क्योंकि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। चलो ठीक, चलो अब अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में पढ़ लें। एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, कहाँ पे है ये, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह है दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इससे यहाँ हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं करता है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं। इनके नाम है मैत्री। देखिए नाम क्या है, मैत्री और गंगोत्री, दक्षिणी गंगोत्री। ठीक, चलो जलमंडल के बारे में पढ़ लें। ठीक, जलमंडल क्या बोल रहा है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। जल के सभी रूप कौन कौन से हैं, गैसीय अवस्था, तरल अवस्था और ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में बर्फ हो गया, तरल अवस्था में पानी हो गया, और गैसीय अवस्था में भाप। चलो इसमें महासागर एवं नदियां, झीलें, हिमनद या भूमिगत जल तथा वायुमंडल की वाष्प सभी सम्मिलित हैं। ठीक, एक ये डायग्राम बनाया है, ये अलवर्ण जल, मतलब जो खारा नहीं है, यानी मीठा पानी। कितना वो रेड रेड कलर का दिख रहा है, ये रेड रेड कलर का, ये इतना सिर्फ पीने लायक, और महासागरीय पानी इतना है। पानी, पीने का पानी थोड़ा सा ही है, तो इसलिए क्या कहते हैं, सेव वाटर। हाँ, मीठे पानी को बचाएं। ठीक, चलो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। यह पाया जाता है, एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि एक मिनट रुकना पड़ेगा आपको। चलो, मानव के उपयोग में नहीं आ सकता है। कितना बहुत खारा है। ठीक, जो समुद्रों का पानी है वो बहुत ज़्यादा खारा है, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए ये मानव के उपयोग के लायक नहीं है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों एवं हिमनदों तथा भूगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवण
जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं। महासागरों के बारे में पढ़ लो जल्दी। चलो, महासागर जलमंडल के प्रमुख भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तरंगें, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। चित्र 5.1 में हमने आपको पहले ही बता दिया था। चलो आगे देख लो जल्दी से। नेक्स्ट, एक एक करके अपन सभी के बारे में पढ़ेंगे हैं। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा? प्रशांत महासागर। इसको लिख लीजिए। देखिए, जो मैंने अभी पढ़ के बताया उनको बिल्कुल क्रम वाइज लिख लीजिए ना, नंबर 1 इस पे डालो। ठीक, यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। कौन सी गर्त? मरियाना गर्त। ठीक, प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन से देखिए, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका, इनके चारों ओर स्थित है। ठीक, अपन ने तीनों महाद्वीपों को पढ़ा है, तो इनके जो बाउंड्री बनेगी उसको आप उसमें एक मैप के थ्रू अपनी कॉपी में लगाएं। ठीक, इन महाद्वीपों की स्थिति का पता लगाएं। ठीक है, अब दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी में एस के शेप का होता है। हाँ, इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका हैं। ठीक, तथा पूर्व किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है, यानी पतली सी। ठीक है, यह अनियमित एवं दंतुरित तट रेखा प्रकृति पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। पत्तन मतलब बंदरगाह टाइप के है ना। पोताश्रय मतलब जो पोत आते हैं, पोत मतलब बड़े बड़े जहाज टाइप के ना, उनके लिए मतलब लाभदायक है। वहाँ जाके आप आराम से इन्हें रोक सकते हैं, उसके बाद सामान का आवा जावा कर सकते हैं। व्यापार की दृष्टि से यह व्यस्त महासागर है। कौन सा? आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। चलो ऊपर देखो क्या बोले। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर का नाम किसके नाम पे? एक देश के नाम पे रखा गया है जिसका नाम है भारत। चलो, लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। चलो ठीक है, ये तीन महाद्वीप हो गए। ठीक, चलो, दक्षिणी महासागर अटलांटिक महासागर की चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर में 60 अंश। ठीक, अपन ने उसमें देखा था लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स में, तो ये 60 अंश क्या है? दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। ये देखिए, अब मैप में वो मैंने वीडियो देखी थी, अब मैप खोलिए, मैप में इसकी स्थिति देखिए। ठीक, इतना तो कर ही सकते हैं आप। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव में स्थित है। ठीक, ऊपर है ये। हाँ, तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों तरफ फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल एवं एक सक्रिय भाग से जुड़ा
जिससे बेरिंग जल संधि कहते हैं। क्या, कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरोप से घिरा है। ठीक, चल इसको देख लो, वायुमंडल को ऊपर चलो थोड़ा सा। पहले ये डायग्राम देख लो यार, उसके बाद ही अपन इसको पढ़ेंगे वायुमंडल को। ठीक, ये अपने महाद्वीप कंप्लीट हो गए। ठीक, चलो इसके बाद ये डायग्राम देख लो। ये डायग्राम आपको देखना चाहिए अच्छे से, ध्यान से देखो। क्षोभ मंडल है सबसे नीचे, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायु मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ठीक, और ये अपने ये इंस्ट्रूमेंट हैं जो जो कि जिन मंडलों में ये अपना कार्य कर सकती हैं, ये जिन मंडलों में ये उड़ते हैं। चलो ठीक, चलो वायुमंडल के बारे में पढ़ लें। हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैसों की परतों एक परत से घिरी हुई है, जिसमें वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। इसको टिक कर लो, कहाँ तक फैला है? 1600 किलोमीटर। उसके घटकों, तापमान तथा अन्न के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल कहा जाता है। देखो मैंने आपको सभी मंडल बता दिए, इसको आप सीक्वेंस वाइज लिख लीजिए। चलो जल्दी आगे देखो। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। कौन सा वायुमंडल? सबसे नीचे वाला, पृथ्वी से जो ऊपर लगा है, वो क्या है? वायुमंडल। काय से बना है? ये किन किन तत्वों से मिलकर बना है? ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से। ठीक, सॉरी, जो कि साफ तथा सूक्ष्म हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% तथा ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि सिर्फ 1% की मात्रा में पाई जाती हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। ठीक, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन क्या है? हमारे लिए आवश्यक है। नाइट्रोजन क्या है? पेड़ पौधों या जीवित लोग हैं उनकी जो वृद्धि है, ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है? जो पृथ्वी से हम जो भी हीट रिलीज करते हैं उसमें क्या करती है, वो उस हीट को एब्जॉर्ब कर देती है, और उसके बाद पृथ्वी का जो वातावरण है उसे बहुत ज़्यादा गर्म कर रही है। इसलिए क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट देखने को मिलता है। हाँ, कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज ना कर। चल आगे देखो, आगे क्या हो रहा है। जिसमें पृथ्वी गर्म रहती है, यह पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक। चलो इधर से, ऊंचाई के साथ साथ वायुमंडल में के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल से सबसे अधिक होता है तथा गैसें जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता है। जो समुद्र तल पे होगा ना, वो गैसों की डेंसिटी ज़्यादा होगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होता रहेगा? वो विरल हो जाएगा। हाँ, कम घनत्व रह जाएगा। हाँ ना, लो डेंसिटी। आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है। जैसा हम चलो पहले उसको देखेंगे। हाँ, जो पर्वतारोही होते हैं, इधर देखिए अगर दिखता है, ये देखिए भाई साहब, ये पीछे, एक मिनट अपन इसको जूम कर लें। ये जूम किया, इसको इधर ले चलते हैं।
ये भाई साहब देखिए ये वाला लिए हैं, दिख रहा है ना? ये क्या है, ये गैस का सिलेंडर टांगे हैं, ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। चलो ठीक, ये अपनी वो है, इन्हें देख लो अच्छे सा। ये वायुमंडल हो गया, ठीक, वायुमंडल ये हवा वाला पूरा। ये वर्षा हो रही है, ये पेड़ पौधे हैं, ठीक। ये पंछी उड़ रहे हैं, ये स्थल मंडल है। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, ठीक। चलो, या जैव मंडल कह सकते हैं। आगे देखो, ऊपर की ओर जाते जाते हैं तापमान भी घटता है। तापमान घटता चला जाता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे। हाँ, वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दबाव महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु दाब से निम्न दाब की ओर बहती गतिशील वायुओं को क्या कहते हैं? पवन। चलो इसको टिक करो, पवन की परिभाषा लिखना। हाँ, पवन की परिभाषा लिख लो। वायु दाब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहने बहने वाली दाब को की ओर बहने, देखिए, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, है ना? हाँ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, है ना? जो भी गति होगी उसे क्या कहते हैं? एयर। हाँ, और हवा हमेशा कैसी चलती नहीं, बहती है, ठीक। इस बात को ध्यान रखें, ठीक। जैसे देखिए, मान लो अपन ये रहा पानी का टैंक, ये अपना एक पाइप के थ्रू कनेक्ट है, ठीक। अभी ये लॉक है, ठीक। अपन ने इसको लॉक कर दिया, ठीक। इसमें ये भर दिया पानी, ये पूरा खाली है। जैसे ही इसको खोलेंगे अपन, तो यहाँ पानी धीरे धीरे करके आ जाएगा। तब तक आता रहेगा जब तक दोनों के दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे। उसी प्रकार हवा भी ऐसी चलती है, ठीक। चलो, हो गया। अब जैव मंडल पढ़ लें। थोड़ा थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा ही रहा होगा, है ना? जैव मंडल समझ गए? जैव मंडल के बारे में देख लो, जैव मंडल के बारे में क्या पढ़ना। चलो, जैव मंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो कि सूक्ष्म जीव तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जैव मंडल से जुड़े हैं। अभी मैंने वो जो डायग्राम बताया था, पेड़ पौधे, है ना, पंछी, हवा, हाथी, मछली, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। पहला देखिए कौन सा जगत है जीवमंडल के लिए? जंतु जगत, और दूसरा पादप जगत, ठीक। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, लकड़ी तथा खेतों के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने जाता है, ठीक। चलो, एक मिनट। जैसे ही आप पेड़ों को काटेंगे तो क्या होता है, जो ढलानदार क्षेत्र होते हैं वहां से मिट्टी तेजी से कटाव आता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों से प्रभावित होने से उनका जल मानव में इस्तेमाल में लायक नहीं रहता। जो मानव के लिए, जैसे मान लीजिए कोई किसी भी नदी में आपने क्या मिला दिया,
नाले का पानी मिला दिया तो वो हमारे लिए कोई यूजलेस हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए क्या वो यूजलेस हो गया तो फिर अपना उससे कनेक्शन टूट जाएगा और वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे। ठीक, यह जल दूसरे जीवों के लिए नुकसानदायक होता है। उसमें जैसे मछली हैं या कुछ और जानवर हैं तो वो उनके लिए हानिकारक है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जित पदार्थ वायु को दूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। मैंने अभी बताया था ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट है वो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। हाँ, अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, इसे भूतापीय कहा जाता है। हाँ, भूमंडलीय ताप कहा जाता है, तापन। ठीक, इसलिए भूमंडल या वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को के सीमित उपयोग की आवश्यकता है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, ऐसी चीज़ों का उपयोग करना है जिससे और दूसरी चीज़ें खराब ना हो। चलो ठीक, जल्दी से इन्हें और कंप्लीट कर लो। ये आंसर, क्वेश्चन आंसर हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दिखाएं। ठीक, अगर नहीं आए समझ में तो कमेंट करो, फिर मैं आपके उसको सॉल्व कराऊंगा। ठीक, जितना अभी हो सकता है अपन उतना जल्दी जल्दी कर लें और फिर आप लोग करो, नहीं होगा तो फिर मुझे बताओ। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन सी हैं, ये वो डायग्राम देखो, उसके बाद आंसर दो कमेंट बॉक्स में। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए, ये कमेंट बॉक्स में नाम लिखें। 2 महाद्वीपों के नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। मैप को देखो, चित्र 5.1 को जल्दी। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए, चित्र को देखो उसके बाद नाम लिखो। मैंने बताया था ना वायुमंडल स्टार्ट करने से पहले जो डायग्राम बताया था। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, ये नॉर्मल आंसर है। क्यों, क्योंकि उसमें पानी की अधिक मात्रा है। ठीक, लेकिन वो पानी कैसा है, पीने योग्य नहीं है। चलो, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है, मैंने मैप में बताया था। क्यों, क्या बताया था कि सबसे अधिक क्या है वहाँ पे, कौन से मंडल हैं, महाद्वीप, सॉरी क्या है, महाद्वीप सबसे अधिक वहीं पे पाए जाते हैं। कौन से, उत्तरी गोलार्ध में सबसे अधिक महाद्वीप है। ठीक, डायग्राम के थ्रू, और डायग्राम 5.1 देखोगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों महत्वपूर्ण है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको आप एक काम करना, लिखना, ठीक, कॉपी में फ़ोटो खींचना और मुझे कमेंट में अटैच कर दो, तो मैं उसको देखूंगा, चेक कर लूँगा आपका। ठीक, कोई गलत लिखेगा फिर उसको मैं सॉल्व करवा दूंगा अच्छे से। हाँ, चलो ये टिक लगा लो यार। हाँ, कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप एवं एशिया को अलग करती, कौन सी बताया था, यूराल पर्वत। ठीक, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका में कौन सी जल संधि है, ओ सॉरी मैंने जल संधि के थे जोड़े हैं। ठीक है, वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है, कौन सी गैस है, नाइट्रोजन। चलो जल्दी, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस भाग है, सबसे, सॉरी, पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस भाग है, कौन सा, स्थलमंडल। ठीक ठीक, चलो अब ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग भरें। पृथ्वी की का सबसे गहरा भाग कौन सा है, कौन सी गर्त है, मरियाना गर्त। ठीक, लगा लेना। डैश महासागर का नाम एक देश के नाम पे जाना जाता है, कौन सा, हिंद महासागर। डैश स्थल स्थल जल एवं हवा का एक सीमित भाग है जो जीवन के लिए कौन सा है, जैव मंडल है ना, स्थल जल एवं हवा कौन सा है, जैव मंडल। ठीक, चलो, यूरोप एवं एशिया महाद्वीपों को एक साथ डैश कहा जाता है, यूरेशिया। ठीक, देखो मैंने टिक करवाए, देखो सभी क्वेश्चन फंस रहे हैं ना, यूरेशिया।
चलो, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, इसकी देखिए पर्वत शिखर का नाम लिखें और इसकी पूरी की पूरी हाइट लिखें। ठीक, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक, हाँ ये एक्टिविटीज़ हैं, करें तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो कोई इतना ज़रूरी नहीं है एक्टिविटीज़ करना। हाँ चलो, लेकिन एटलस खरीद लो भाई। एटलस खरीदो और उसके बाद करो। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मेरा नेक्स्ट लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 5 भी देखें। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ समझ में नहीं आए तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, ताकि और मैं अच्छे से आपको बता सकूँ। या आप बोलें तो मैं आपको पीपीटी बना के भी इसको अच्छे से पढ़ा दूँ। लेकिन क्या है कि एनसीईआरटी जो लोग पढ़ते हैं तो उन्हें पीपीटी इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, क्योंकि एनसीईआरटी की खूबसूरती है ये। हाँ, उसको ऐसा डिज़ाइन ही किया गया कि उसी शेप में अच्छे लगते। तो चलिए, थैंक यू एंड चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लो, साथ ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो। ठीक ठीक, थैंक यू।